हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन शुरू हो चुका है। 26 जुलाई से पेरिस में यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंतर्गत ये आयोजन शुरू हुए हैं। 11 अगस्त तक ये आयोजन चलेंगे। आज की चर्चा में हम लोग ओलंपिक खेलों में भारत की क्या भूमिका रही है, भारत की क्या सफलताएं आदि रही हैं, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। साथ ही हम लोग ये भी समझेंगे कि ओलंपिक का इतिहास क्या कुछ कहता है और इससे जो जुड़े हुए तथ्य हैं, पक्ष हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ओलंपिक खेलों के प्रति रुचि रहती होगी और यदि आपको ओलंपिक खेलों के प्रति रुचि रहती है तो इस बार ओलंपिक खेलों में भारत के जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर शुभकामना संदेश दीजिए ताकि वो अपनी सफलता और बेहतर तरीके से अर्जित कर सके, बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहूँगा कि स्टडी IQIAS की P2I बैच की शुरुआत आज से की जा रही है। शाम में 6 बजे से अमृत उपाध्याय सर इसमें पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। यदि आपने इस कोर्स को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस कोर्स को दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए ज्वाइन कीजिए। 27,999 रुपये में आप इस कोर्स को आसानी से परचेज कर सकते हैं और इसमें सबसे बड़ी सुविधा यह है कि यदि आप प्री 2025 को क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फ़ी को वापस कर दिया जाएगा और आपकी पूरी तैयारी बिल्कुल निःशुल्क होगी। तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। इस लिहाज से आपके लिए यह कोर्स अपने आप में बहुत ही लाजवाब हो सकता है। सामने यहाँ पर आप देख रहे हैं नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन्होंने किस खेल में कौन सा पदक जीता था 2020 के ओलंपिक में, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोगों को याद रहता है या नहीं रहता है। खैर, आइए चर्चा को और हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस बार जब हम ये देख रहे हैं कि पेरिस में ओलंपिक का आगाज हो चुका है तो फिर यहाँ पर एक जो आयोजन स्थल में सबसे पहली भूमिका होती है वो ये होती है कि सभी देशों के जो भी प्रतिनिधि मंडल होते हैं, उनके जो भी फ्लैग बियरर होते हैं, ध्वजवाहक होते हैं, वो एक परेड के जरिए अपना प्रदर्शन दिखाते हैं और देन फिर उसके बाद से जो भी खेल है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर सामने भारत के ध्वज का वाहन कौन कर रहे हैं, भारत के ध्वजवाहक कौन है, यहाँ पर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, इनको आप जानते होंगे, निश्चित तौर पर PV सिंधु जी हैं जो कि बैडमिंटन में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इनका रहता है। इन्होंने 2 बार ओलंपिक में मेडल भी जीता है। तो यहाँ पर PV सिंधु और ये जो इनके बगल में है ये कौन है, ये हैं शरत कमल जी जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी रहे हैं और इन दोनों ने ही इस बार के पेरिस ओलंपिक में भारत का ध्वज वाहन किया है। निश्चित तौर पर यह अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है आगे आने वाली परीक्षाओं में कि आखिर इस बार के ओलंपिक में 33वें पेरिस ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे। तो मैं फिर से बोल देता हूँ, PV सिंधु और शरत कमल। PV सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी, शरत कमल टेबल टेनिस खिलाड़ी। इस बार के पेरिस ओलंपिक में एक और बहुत ही अचरज वाली बात यह हुई है कि सामान्य तौर पर जो खिलाड़ियों का परेड होता है वो एक जो फील्ड होता है, मैदान होता है, उस पर होता है, लेकिन इस बार जो परेड हो रहा है वो जो पेरिस जिस नदी के किनारे है यानी कि सीन नदी से नौका के जरिए बोट पर बैठ करके इन खिलाड़ियों के द्वारा ये जो परेड है वो किया गया है और भारत के जो भी प्रतिनिधि मंडल है इस नाव में बैठे हुए थे। इनके साथ में 2 अन्य देशों के भी जो खिलाड़ी हैं वो भी थे, एक इंडोनेशिया और एक ईरान। तो ईरान, इंडोनेशिया और भारत तीनों के जो भी ध्वजवाहक थे वो एक नाव में बैठ करके और देन इस परेड में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आगे हम लोग बातचीत करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 26 जुलाई से इन खेलों का आगाज हो चुका है। 11 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाने वाला है। इसमें ध्यान रखिएगा, भारत के कुल 117 एथलीट्स 16 खेल स्पर्धाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विश्व भर के बारे में यदि हम बात करें तो 206 देशों के लगभग 10,500 यानी कि 10,500 एथलीट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पेरिस के अलावा फ्रांस के ही 16 अन्य शहरों में ये जो प्रतिस्पर्धाएं हैं इनका आयोजन किया जा रहा है। ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि साल 1900 में और 1924 में भी पेरिस के द्वारा ओलंपिक का आयोजन किया गया है। एक बात बहुत ही विचारणीय है कि 1896 में ग्रीस के एथेंस में फर्स्ट ओलंपिक का आयोजन किया गया था, यानी कि फर्स्ट ओलंपिक एथेंस में हुआ और जो दूसरा ओलंपिक हुआ था वो पेरिस में ही हुआ था।
और 1924 में फिर से एक बार ओलंपिक हुआ था पेरिस में। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया का दूसरा ऐसा शहर है जिसके नाम इस तरीके से रिकॉर्ड दर्ज है कि 2 या 2 से अधिक ओलंपिक का आयोजन करवाने वाले देश। इससे पहले ब्रिटेन के लंदन शहर के द्वारा 1908, 1948 और 2012 में ओलंपिक की मेजबानी की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1896 में पहली बार एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। ठीक है जी, आगे हम लोग बात करें। इस बार पेरिस में ब्रेक डांस को वैकल्पिक खेल के रूप में ओलंपिक डेब्यू के तौर पर उतारा गया है, यानी कि पहली बार इसे एक खेल का दर्जा देते हुए ओलंपिक में शामिल किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 के जो एम्ब्लेम हैं, यानी कि जो प्रतीक चिन्ह हैं, उनमें अलग अलग प्रतीकों को शामिल किया गया है। जैसे कि पहला स्वर्ण पदक, दूसरा जो ओलंपिक की मशाल है उसे शामिल किया गया है, और तीसरा जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतीक है मेरियन, उसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, ओलंपिक इतिहास में पहली बार ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों के लिए एक ही प्रतीक चिन्ह का इस बार इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इस बार के ओलंपिक का कुछ खास तथ्य है। भारत के द्वारा साल 1920 से हर ओलंपिक में भागीदारी की जाती रही है ना। उस समय चूंकि 1920 का समय था, आपको पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन का समय उस समय देखा गया था, और उस समय ब्रिटिश भारत के तौर पर ये जो पार्टिसिपेशन है ये किया गया था। भारत ने अब तक ओलंपिक में कुल 35 पदक जीते हैं दोस्तों। ये अपने आप में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने डबल स्टार लगा दिया है। 10 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 16 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम अभी तक किए हैं। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, यानी कि इससे पहले वाला जो 32वां ओलंपिक था, इसमें भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था। इसमें देश को 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक समेत कुल 7 पदक हासिल हुए थे। ये अपने आप में एक द बेस्ट परफॉर्मेंस भारत के द्वारा माना जाता है। आगे यदि हम लोग बात करें तो भारत के संदर्भ में कहा गया है कि भारत पेरिस ओलंपिक में अपनी 26वीं उपस्थिति दर्ज कराएगा, यानी कि इस बार, है ना। और यदि हम भारतीय तिरंगे तले बात करें, यानी कि इंडियन फ्लैग के माध्यम से 20वीं उपस्थिति रहेगी। इससे पहले 6 बार ब्रिटिश शासन के अधीन भारत की उपस्थिति दर्ज कराई गई थी। ठीक है जी, साल 1900 में ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण पेरिस में ही आयोजित किया गया था। मैंने इसकी चर्चा भी की ही। साथ ही जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, यानी कि IOC के रिकॉर्ड के मुताबिक बहु खेल आयोजन में भारत की पहली उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। ठीक है, ये सारे तथ्य आपको ध्यान में रखने चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि भारत ने ओलंपिक में अभी तक टोटल 35 पदक जीते हैं। अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले शानदार खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, इन दोनों खिलाड़ियों ने कौन कौन से खेल में ये स्वर्ण पदक जीते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है। मैंने आपको नीरज चोपड़ा जी के बारे में पूछा था, है ना, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, तो एक तो आंसर आपको मिल ही गया। अब आपको उत्तर देना है कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से खेलों में इन्होंने ये पदक जीते थे। पिछले ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीते थे, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली। PV सिंधु और सुशील कुमार जी 2 ऐसे ओलंपियन रहे हैं जिन्होंने लगातार 2 पदक जीते हैं। ये भी अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इस बार ओलंपिक में हिस्सा लेने भारत का जो 117 सदस्यीय दल है ये पहुंचा है। ठीक है जी, अच्छा, आगे हम लोग बात करें तो नॉर्मन प्रिचर्ड के बारे में जानकारी मिलती है कि नॉर्मन प्रिचर्ड उस वर्ष भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र एथलीट रहे थे। कब? वर्ष 1900 में। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नॉर्मन प्रिचर्ड को लेकर के एक डिस्प्यूट की स्थिति भी रहती है, क्योंकि इनका जन्म हुआ था भारत में और ये एक तरीके से ब्रिटेन से भी जुड़े हुए थे। तो भारत में जन्म लेने के बाद ये चले गए थे ब्रिटेन, और ब्रिटेन के माध्यम से ब्रिटेन के झंडे तले भी इन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था वर्ष 1900 में। तो इस रिगार्डिंग दोनों ही देशों के द्वारा कई बार दावा किया जाता है कि नहीं ये हमारे खिलाड़ी हैं, ये हमारे खिलाड़ी हैं। खैर हमें उस डिस्प्यूट में नहीं जाना है, बस ये नाम याद रखना है कि उन्होंने 2 रजत पदक जीते थे। नॉर्मन प्रिचर्ड अभी भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले एकमात्र एथलीट के तौर पर जाने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि साल 2005 में विश्व एथलेटिक्स द्वारा प्रकाशित खेलों के आधिकारिक ट्रैक और फील्ड रिकॉर्ड में प्रिचर्ड 1900 में
ग्रेट ब्रिटेन के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए के रूप में सूचीबद्ध हुए थे। इसकी जानकारी मैंने भी आपको दी कि 1900 में जो ओलंपिक हुआ था पेरिस में, उस समय ग्रेट ब्रिटेन के लिए ये एक स्प्रिंटर के तौर पर, स्प्रिंटर खिलाड़ी के तौर पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हालांकि भारत के द्वारा भी दावा किया जाता है, चूंकि भारत में इनका जन्म हुआ था, तो इस तरीके से कुछ डिस्प्यूट्स या इनके संदर्भ में दिखते हैं। बेल्जियम के एंटवर्प में 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से सभी व्यावहारिक तरीकों और उद्देश्यों के साथ भारत का औपचारिक प्रवेश माना जाता है। ठीक है, पेरिस 1924 में जब आयोजन हुआ था, यानी कि 1900 में पहली बार, देन 1924 में पेरिस में जब ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, तो फिर भारत की पहली और 1924 ओलंपिक में एकमात्र महिला एथलीट बनी थी कौन? नोरा पोली। ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद एम्स्टर्डम 1928 में जो ओलंपिक हुआ, इसमें पहली बार पुरुष हॉकी टीम ने हिस्सा लिया और स्वर्ण पदक भी इसने हासिल किया था। इसने इसके माध्यम से ऐसा सिलसिला शुरू किया था जो 1956 तक जारी रहा था, यानी 1956 तक भारत ने स्वर्ण पदक में कामयाबी हासिल की थी हॉकी के अंतर्गत। इसके बाद 1936 के बर्लिन ओलंपिक में तीसरा हॉकी स्वर्ण पदक भारत के द्वारा जीता गया था और मेजर ध्यानचंद का ये अंतिम ओलंपिक भी माना गया था। इसके अलावा 1936 में आखिरी बार भारत ने ओलंपिक में ब्रिटिश ध्वज के तहत खेला था। ठीक है, क्योंकि 1940 और 1944 में जो ओलंपिक होने वाला था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और देन फिर ओलंपिक हुआ ही नहीं। तो 1936 में अंतिम बार ब्रिटिश ध्वज के तले भारत ने ओलंपिक खेला और देन आफ्टर भारत को आज़ादी मिल गई 1947 में और देन फिर सिलसिला आगे बढ़ा। लंदन में 1948 में जब ओलंपिक हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहले ओलंपिक में भारत ने पहली बार एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर पार्टिसिपेट किया था और पहली बार हॉकी टीम मेजर ध्यानचंद के बिना इस ओलंपिक में खेली थी। कब? तो 1948 में लंदन में जो आयोजन हुआ था उसमें। ठीक है ना, तो ये सब कुछ इतिहास है भारत के ओलंपिक में पार्टिसिपेशन को लेकर के, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद वर्ष 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने लगातार 5वां स्वर्ण पदक जीता और पहलवान खशाबा दादा साहब जाधव ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट बने थे, है ना। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कौन? तो खशाबा दादा साहब जाधव ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट बने। इसके बाद 1960 में जब रोम ओलंपिक होता है तो हॉकी के क्षेत्र में जो स्वर्णिम दौर चल रहा था उसकी समाप्ति हो जाती है। इसके बाद वर्ष 1976 में मॉन्ट्रियल में भारत 1928 के बाद पहली बार ओलंपिक में खाली हाथ रहा था। ये अपने आप में एक बहुत दुखद घटना रही थी। 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भारत को एक भी पदक नहीं मिला था। ठीक है जी। इसके बाद 1980 के मॉस्को ओलंपिक में आखिरी बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता और यहाँ पर महिला हॉकी टीम ने भी ओलंपिक खेलों में अपना प्रदर्शन किया था। तो ये सारी कुछ गतिविधियां हमें दिखती हैं। भारत का पिछले 10 ओलंपिक खेलों में जो प्रदर्शन रहा है उसको दोस्तों हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। 1984, 1988, 92, 96 एक लिस्ट है यहाँ पर। 2020 में 48वीं रैंक भारत की रही थी, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक भारत को मिले थे। 7 पदक से भारत को संतोष करना पड़ा था। इसे एक तरीके से द बेस्ट परफॉर्मेंस भी भारत के संदर्भ में कहा जाता है ना। तो ये सारी स्थितियां हम लोग भारत के ओलंपिक सफरनामे में देखते हैं। इसके बाद अटलांटा में 1996 जब ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था तो लिएंडर पेस जो कि टेनिस खिलाड़ी थे, इन्होंने पुरुष एकल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद सिडनी में 2000 में जब ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, तो वेटलिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक पदक जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला बनी थी। ये अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। 2008 में जब चीन के बीजिंग में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ तो निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में देश के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। अब तक जो मैंने आपसे पूछा था अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा जी के बारे में कि इन्होंने कौन से खेल में कौन सा पदक जीता था, तो आई थिंक अब इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। और इससे पहले यदि आपने कोई कमेंट किया होगा तो आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो अभिनव बिंद्रा जी ने
10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद 2012 में लंदन में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, इसमें साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक जीता था, है ना। इस साल भारत के पदकों की कुल संख्या 6 रही थी। तो बैडमिंटन में चूंकि उन्होंने पहला ओलंपिक पदक जीता था भारत के लिए, इसलिए ये अपने आप में बहुत ही खासियत है इसकी। रियो यानी कि रियो डे जेनेरो, ब्राजील के रियो डे जेनेरो में 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, और इसमें पीवी सिंधु और साक्षी मलिक भारत की एकमात्र पदक विजेता रहीं, और पहली बार देश की पदक तालिका में केवल महिला एथलीट ही शामिल रही थी, है ना। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने भारत का ओलंपिक खेलों में जो प्रदर्शन रहा है शुरू से लेकर अब तक, उसको हम लोगों ने एक एक करके देख लिया है। इसको आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, यहाँ से सवाल बनने की संभावना रहती है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि अभी तो चलिए 2024 में 33वां ओलंपिक पेरिस में हो रहा है, 11 अगस्त तक ये चलेगा, ये पता है आपको। फिर 2028 में जो 34वां ओलंपिक है, ये अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा, लॉस एंजल्स USA। इसके बाद 2032 में जो 35वां ओलंपिक है, वो ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में उसकी प्लानिंग की जा रही है। और भारत ने ये अपेक्षा की है कि 2036 का ओलंपिक, जो कि 36वां ओलंपिक होगा, है ना, भारत इसके लिए बोली लगाएगा। बोली लगाएगा मतलब भारत अपनी दावेदारी पेश करेगा। भारत का ये मानना है कि 2036 के ओलंपिक तक हम इस लायक हो सकेंगे कि हम अपने यहाँ पर ओलंपिक खेलों का आयोजन कर सकें। खैर, ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी कि क्या होता है नहीं होता है। अभी तो समय है, लगभग 12 वर्षों का समय बचा हुआ है, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि PTY बैच की शुरुआत आज से शाम में 6 बजे से की जा रही है। अमृत उपाध्याय सर इसमें पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, और यदि अभी आपने इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए 27,999 रुपये में इस कोर्स को परचेज कर लीजिए, क्योंकि आपको GS की कंप्लीट तैयारी इस एफोर्डेबल फी में मिल रही है। साथ ही यदि आप प्री 2025 को क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपकी संपूर्ण फी वापस कर दी जाएगी, और आपकी संपूर्ण पढ़ाई पूरी तरह से निःशुल्क होगी, और आप GS को बहुत बेहतर तरीके से कवर भी कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, किसी और प्रोग्राम में। तब तक अपना ख्याल रखिए, और साथ ही यदि आप इस प्रोग्राम का PDF पाना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ के ऐप को ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको इसका जो PDF है वो मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो फिर मेरा जो टेलीग्राम ID है वो आप नोट कर सकते हैं। ये है dilip.kumar@02। ये मेरा टेलीग्राम ID है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको कुछ न कुछ जानकारियाँ मिल जाती हैं। इसके अलावा जो मेरा मेल ID है dilip.kumar@studyiq.com, आप इस मेल ID पर भी अपनी जो भी क्वेरी है उसका समाधान पा सकते हैं, ठीक है। ये मेरा मेल ID है। आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।